कल हमने क्या देखा था, याद है किसी को? रोमांटिसिज्म एंड राइज ऑफ नेशनल फीलिंग। कैसे एक नई लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट का राइज हुआ। मतलब उसमें जो आर्टिस्ट थे, चाहे वो पोएट्स हो, पेंटर्स हो, सिंगर्स हो, म्यूजिक कंपोजर्स हो, डांसर्स हो, जो भी हो, जिस तरह के भी आप आर्ट करो, चाहे वो विजुअल आर्ट हो या परफॉर्मिंग आर्ट हो, तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे निकले जो रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानना चाहते थे, जिनको लगता था व्हाट आई फील इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट माय ब्रेन सीज। रीजन अपनी जगह सही है, लॉजिक अपनी जगह सही है, लेकिन इमोशंस, फीलिंग, इंट्यूशन, अंदर से आने वाली आवाज, दिल की आवाज, आत्मा की आवाज, ये भी अपनी जगह एग्जिस्ट है। और हम हमारे अंदर की आवाज की बात मानेंगे, हम दुनिया के रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स को नहीं मानेंगे। समाज क्या कहेगा, परंपरा कैसी है, प्रथाएं कैसी है, वो सब हमारे लिए मैटर नहीं करता। हम आजाद लोग हैं और हमारे लिए बस हमारे रूल्स काम करेंगे, हम दूसरों के रूल्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो फीलिंग थी रोमांटिसिज्म की, जो जनरली ऐसा माना जाता है कि 1720 से लेके 18 समथिंग तक चलती रही। और कैसे इस तरह के आर्टिस्टों ने, रोमांटिक आर्टिस्ट ने, नेशनलिज्म की फीलिंग को और कंसोलिडेट किया और मजबूत किया। उसमें लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया। जैसे कि हमने देखा कि पोलैंड को रशिया निगल चुका था, लेकिन पोलिश लोग जब हथियारों से पूरी तरह हार गए रशियन से, तो उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपना कल्चर डेवलप किया। ये सब हमने कल देखे थे। तो आज हम देखने वाले हैं एक टोटली अलग टॉपिक जो इससे थोड़ा सा हटके है। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। और इसके बाद कल से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले ये वाला, ये है ओरिजिनल रेवोल्यूशन। इसमें ज्यादा मजा आएगा, तो मैं इनको स्टार्ट भी कल ही से करना चाहता हूँ, आज से नहीं। तो आज हम सिर्फ इतना देखेंगे, हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसमें क्या क्या चीज है वो हम देखना है। तो लेट मी शेयर माय पीपीटी फर्स्ट। कुछ याद आ रहा है इससे? There's some issue with the slideshow. So I'll share the screen again after. This is a regular problem, but I'm not getting the solution today. याद आ रहा है इस बारे में? What you studied last year in French Revolution? Yes, sir. 17. Yes, sir. Sorry, I should have written 15 there. पहले मैं तुमको याद दिला दूं लास्ट ईयर हमने क्या पढ़े थे। अब देखता हूं तुम में से कौन एग्जैक्टली याद करता है फिगर्स के साथ। 1715 to 1789, 23, 28। कुछ याद आ रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट यू स्टडीड लास्ट ईयर? Yes, sir. क्या याद आ रहा है? Yes. When the Louis XVI was become the king of France, that time the food crisis were occurs in France. Population, yes, crisis came in France, sir. Population has increased suddenly. Population increase in France। 1715 में पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, दैट इज कितना होता है 23 मिलियन मतलब? 230 lakh। 2 करोड़ 2 30 crore lakhs। 30 lakh। 30 lakh। करेक्ट। और यहाँ पे बाद में 1789 आते आते हो गई 2 करोड़ 80 80 lakh। 80 lakhs।
तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई ओवरऑल? 50 लाख 50 पॉपुलेशन लाख। बढ़ गई। हाँ, इतने पीरियड में 50 लाख की पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन लोगों की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उतना नहीं बढ़ा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन प्लस हो गई, लेकिन एग्री प्रोड्यूस प्लस नहीं हुआ। तो इससे आया शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी। और उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया गया लास्ट ईयर? सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस। हमने ये सिर्फ फ्रांस के बारे में देखा, लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ फ्रांस में नहीं थी। एट लास्ट ईयर वी वर स्टडीइंग ओनली अबाउट फ्रांस, so we focused it at that time on France, but now we're talking about the entire Europe. So similar was the situation in Europe, और पूरे यूरोप में ये सिचुएशन आते आते आ गया सॉरी 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब 1801 to 100। ये जो पूरा पीरियड है इसे कहा जाता है 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी के अर्ली पूरे यूरोप में सबसिस्टेंस क्राइसिस आना शुरू हो गया, जो हम इस आज के क्लास में देखने वाले हैं। स्टार्ट कैसे हुआ ये? सो वी आर टॉकिंग अबाउट 1830s, फर्स्ट डिकेड, नॉट सॉरी फर्स्ट डिकेड, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। रिमेंबर दिस इज 19th सेंचुरी। और यहाँ पे लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब हमको वो देखना है भाई लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस खराब क्यों हुई। So there are 6 points overall about this. Number 1, as we have seen last year, population बहुत ज्यादा बढ़ गई 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। See, this is first half. 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ मतलब है हम रैंडमली उसको लेके 1801 to 1850. This is the first half of the 19th century. यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, लेकिन जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ी उस रफ्तार से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बढ़ा। तो क्या हो जाएगा जब एग्रीकल्चर में सपोज अगेन किसी फैमिली में या किसी गांव में 100 पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से लोगों का पेट भरता है, लेकिन आगे चल के पॉपुलेशन हो गई है 200, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितना था, सपोज यहाँ पे 1000 kg एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है 1000 kg, और 100 लोग मिला के 1000 kg उगा रहे हैं। अब 200 लोग हो गए, लेकिन प्रोडक्शन हार्डली हुआ 1100 kg, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं बढ़ा। अब जो 100,000 kg 100 लोगों में डिवाइड होता था, पर केजी कितना मिलेगा सबको? If 100 people are producing 1000 kg rice, food grain, how much per person would be distributed? 10 1000 kg. 10 kg. divided by 10 100. kg. 10, correct? Per person 10 kg. अब ये 200 लोग 1100 kg उगा रहे हैं, तो अब इसका डिवीजन क्या आएगा? पर पर्सन एवरेज। Now what's the average of this? Sir, can you please repeat? See, now there are 200 persons, and these 200 persons are producing 1100 kgs of grain. अब ये 200 लोगों ने 1100 किलो अनाज उगाए, तो पर पर्सन कितना आएगा? नहीं आ रहा किसी को भी? सर कितने लोगों में से? Sir, 5.5. 5.5 Yes. ऑलमोस्ट करेक्ट। हाँ, आना चाहिए। जब अगर ये 1000 kg होता तो 5 हो जाता, तो इसका आंसर आएगा, क्या बताया दीप ने? 5.5। यहाँ पे पर पर्सन 10 kg आ रहा है, और यहाँ पे पर पर्सन 5.5 kg आ रहा है, मतलब अनाज कम हो रहा है। गांव में लोग बढ़ गए और अनाज कम हो रहा है। नहीं समझा तुम लोगों को? फिर से बताना पड़ेगा? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ।
ये हम ले लेते मे बी पूरे यूरोप की पॉपुलेशन रफ ले लेते 1750 1750 में यूरोप की पॉपुलेशन इमेजिन कर लो 100 थी और यूरोप के 100 लोग मिलके 1000 किलो अनाज उगा रहे हैं। ये 1750 की बात है। तो जब 1000 किलो अनाज वापस 100 लोगों में बढ़ जाएगा तो पर पर्सन कितना आएगा 10। इतना 10 समझ में? इज दिस क्लियर? यस सर। अब हम Yes, आते हैं 1830 में। अब इमेजिन करते हैं, ये तो फैक्ट है, पॉपुलेशन बढ़ गई थी। ये ईयर फिक्शनल है, असल ईयर नहीं है। अब 1830 में गांव की पॉपुलेशन हो गई या यूरोप की पॉपुलेशन हो गई 200 और 200 लोग मिलके कितना अनाज उगा रहे हैं 1100 केजी। मतलब पॉपुलेशन डबल हो गई लेकिन अनाज का प्रोडक्शन कितना बढ़ा? हार्डली 10% बढ़ा। अब जो 1100 किलो अनाज होगा वो 200 लोगों में अगर बांटना है तो पर पर्सन कितना आएगा? 5.5 किलो। 5.5. इज इट द राइट आंसर? Yes. चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को कैलकुलेटिव करके दिखा देता हूँ अभी। नो इश्यू विद दिस। पर मुझे ये बंद करना पड़ेगा फिर। देखो कितने लोग हैं, अनाज कितना है 1100 केजी। कितने लोगों ने मिलके उगाया है डिवाइडेड बाय 200। 200। 200 लोगों ने मिलके उगाया है। तो टोटल आ रहा है पर पर्सन को 5.5 केजी। अब हमारे इस वापस स्लाइड पे आ जाते हैं। क्या होगा इसके वजह से? जब गांव में रहने वाले लोग, जितने लोग पहले गांव में रहते थे, अभी वो लोग डबल हो गए लेकिन अनाज डबल नहीं हुआ। लोगों को अनाज का शॉर्टेज आएगा। जब लोगों को अनाज का शॉर्टेज आएगा तो लॉजिकली लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ भागेंगे जॉब के तलाश में। इस दैट इज रूरल एरिया एंड दिस इज अर्बन एरिया। अर्बन एरिया। जब रूरल एरिया की पॉपुलेशन बढ़ी लेकिन अनाज नहीं बढ़ा तो पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। इसलिए इन सर्च ऑफ जॉब, ताकि शहरों में कुछ जॉब मिल जाए, इस उम्मीद से शहरों में भागे। लेकिन शहरों में क्या हुआ? जो शहरों में हुआ दिखाने के लिए मैं तुमको थोड़ा सा फिर से पास्ट में लेके जाता हूँ। हमने देखे थे यूरोप का मैप और यूरोप के हमने डिवाइड कर लिए थे वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप एंड ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। तो यूरोप के किस पार्ट में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया? वेस्टर्न पार्ट में। स्पेशली यहाँ पे कौन सा कंट्री था? यूके। यूके वाज द फर्स्ट कंट्री टू बी इंडस्ट्रियलाइज्ड इन यूरोप। और बाद में धीरे धीरे पूरे वेस्टर्न यूरोप में फैल गया और ईस्टर्न यूरोप के कुछ पार्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल गया। लेकिन सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं फैला, बहुत लेट फैला। रशिया में आते आते तो 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी, याद है सबको? लास्ट ईयर पढ़े 1917 आ गया था, मतलब इतना यस लेट। सर। रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी, तब रशिया इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री तब भी नहीं था, बस स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे। तो इतना लेट आया सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि वेस्टर्न यूरोप में ज्यादा था। ये एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर हम देखेंगे एग्रीकल्चर वाला। वेस्टर्न यूरोप का क्या पैटर्न था? वेस्टर्न यूरोप के किसानों के पास उनकी अपनी जमीनें हुआ करती थी। हालांकि ये जमीनें छोटी छोटी होती थी लेकिन वो छोटी जमीनों के मालक वेस्टर्न यूरोप में अपने जमीन के मालक होते थे। बहुत ज्यादा गरीब नहीं, लेकिन ठीक है वो अमीर भी नहीं रहते थे। लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का पैटर्न ही अलग था। यहाँ पे जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े पीसेस। और ओनर ऑफ दोज ह्यूज एग्रीकल्चरल लैंड आर द फ्यूडल लॉर्ड्स और द रिलेटिव्स ऑफ द किंग। और बाकी लोग लैंडलेस फार्मर्स इनके जमीन पे काम करते थे और वो लैंडलेस फार्मर्स को कहा जाता था सर्व्स। याद है? हमने इससे पहले ही पढ़े थे, बस मैंने रिवाइज किया जो हमने पहले पढ़े थे।
तो वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप में बेसिकली दो डिफरेंसेस थे। एक तो इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके कि कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ और कहाँ कम हुआ। दूसरा साइज ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड्स, यहाँ पे छोटे लैंड थे और छोटे लैंड के मालिक ही अपने खेत में काम करते थे। यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस थे जिसपे सर्फ्स काम करते थे। ये तो पैटर्न हुआ यूरोप का जो हमने रिकॉल कर दिए। तो मैंने बहुत ज्यादा बारीक बारीक चीजें कर दिया हूँ। This have to be erased otherwise. अब क्या हुआ, जब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग गए तो अर्बन एरिया में एक नया चैलेंज आया। कौन सा नया चैलेंज आया? अर्बन एरिया में जो छोटे व्यापारी, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, शॉप ओनर्स, ये लोगों को नौकरी देना चाहते थे, बट दीज पीपल, द स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स इन द अर्बन एरियाज, they had their own challenges, they were suffering in their with their own problems। और जब गांव के लोग शहरों में जॉब की तलाश में आए तो ऐसा नहीं था कि उनकी जर्नी बहुत अच्छी थी, या फिर जब शहरों में आए तो उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, उनको जॉब मिली, अच्छी सैलरी मिलने लगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ उन वर्कर्स के साथ, फार्म लेबरर्स के साथ जो कि रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आए थे। उनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, उनको जॉब्स नहीं मिले, कईयों को जॉब नहीं मिले, और जिनको जॉब्स मिले बहुत कम वेजेस थे। इतने भी वेजेस नहीं मिलते थे उनको कि वो एक सही तरीके से बस्ती बना के रह सके। तो यहाँ स्लम्स बन गए, ओवर क्राउडेड स्लम्स। लोग छोटी छोटी झोपड़ियां बना के रहने लगे, टेंट बना के रहने लगे, और लिविंग कंडीशंस बहुत बुरी। क्यों? बिकॉज अर्बन एरियाज के जो व्यापारी थे वो उनको अच्छी जॉब्स नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? उसके लिए भी रीजन है। रीजन ये था कि ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में मोस्टली वहां पे छोटे व्यापारी थे जो या तो अपने, क्या बोलेंगे उसको, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब अपने घर में ही मैन्युफैक्चरिंग करते थे और अपने घर में ही लोगों को जॉब देते थे। या फिर थोड़े अमीर व्यापारी है तो उसका होगा स्मॉल वर्कशॉप। और इस स्मॉल वर्कशॉप या कॉटेज इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती थी और स्लो मैन्युफैक्चरिंग होती थी। अब याद रखो, जब भी मैन्युफैक्चरिंग स्लो होगी तो प्राइस ज्यादा रहेगा। प्राइस ज्यादा क्यों रहेगा? इमेजिन करो कि मैं एक लेबरर हूँ, मैं मेरे घर में एक कपड़ा वीव करता हूँ, वीवर हूँ, आई एम अ वीवर, और एक दिन में मैं 1 मीटर कपड़ा वीव करता हूँ। तो मेरे एक दिन में मैं, मेरा परिवार में 2 लोग, 3 लोग, और हम मेरे 4 लोग, मुझे मिला के 4 लोग, और हमको 4 लोगों को पर डे सर्वाइव करने के लिए 100 रुपए लगते हैं। लेकिन एक दिन में मैं सिर्फ 1 मीटर कपड़ा बना सकता हूँ, वीव कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि जो 1 मीटर कपड़ा मैंने बनाया वो 100 रुपए में बिक जाए, ताकि एक दिन की प्रोडक्टिविटी से मेरे एक दिन की नीड्स पूरी हो जाए। तो 1 मीटर कपड़े का वैल्यू ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर इंडस्ट्री में वन डे में, एक दिन में अगर 100 मीटर कपड़ा बनता है तो उस समय कपड़ा सस्ता बेच सकते हैं, इंडस्ट्री वाले कपड़ा सस्ता बेच सकते हैं। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग होती थी। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाज वेरी लेस इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड से कपड़ा आता था या बाकी और सारे भी प्रोडक्ट वो बाकी यूरोप में फैल जाते थे, और इंग्लैंड से आने वाले प्रोडक्ट का वैल्यू कम होता था, प्राइस कम होता था, और उसके कंपटीशन में बाकी यूरोप के मैन्युफैक्चरर्स टिक नहीं पाते थे इंग्लैंड के सामने, कंपटीशन के सामने टिक नहीं पा रहे थे। तो इसलिए वो ज्यादा वेजेस भी नहीं दे सकते थे। तो इसलिए ज्यादा शहरों में, बाकी यूरोप में, इंग्लैंड के अलावा बाकी यूरोप में ना ज्यादा जॉब्स थी, और जो जॉब थी ना उसमें पेट भर के या अच्छा खासा पैसा था। तो बहुत मुश्किल होती थी, इसलिए शहरों में स्लम्स बढ़ गए, ओवर क्राउडेड क्राउडेड स्लम्स बढ़ गए शहरों में। और जब शहरों में स्लम्स बढ़ेंगे, लोगों के पास खाने को खाना नहीं होगा, लोग परेशान होंगे, राजा से उम्मीद करेंगे राजा हमारे लिए कुछ करे, और अगर राजा कुछ नहीं कर पाया तो ये शहर में जो भीड़ बढ़ रही है ना, जो ओवर क्राउडेड स्लम हो रहे हैं ना, एक दिन वही स्लम्स एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड करेंगे, और जिसमें मोनार्की जल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी मोनार्की। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये स्टार्ट हुआ। चल फिर आगे क्या हुआ? ये तो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। लेकिन जिस यूरोप में, यूरोप के सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट, ये वाले यूरोप में
जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, एग्रीकल्चर ही ज्यादा थी, वहां पे एरिस्टोक्रेटिक डोमिनेशन था। मतलब मैंने कहा ना, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स वो लैंड को ओन करते थे, और उनके खेत में काम कौन करते थे? स्मॉल पीजेंट, जिसको हम सर्व बोलते हैं, भूमिहीन किसान। भूमिहीन किसान ये भी परेशान थे। क्यों? बर्डन थे। किस चीज का बर्डन? फ्यूडल ड्यूज। उनको दुनिया भर के टैक्सेस पे करने थे अपने लैंडलॉर्ड्स को, इससे ये लोग परेशान थे। ऐसे ही सिचुएशन में खाने पीने के प्राइसेस बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? ऑब्वियसली सबसिस्टेंस प्राइसेस आना था, विंटर ज्यादा आ गया होगा, या बारिश कम हुई होगी, जो भी वजह थी, खेतों में अनाज की पैदावार कम हुई। द एग्रीकल्चरल yield declined drastically in certain years, and due to decline in agricultural input, sorry, not input, agricultural yield, agricultural produce, prices shot up, prices बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, और लोगों की इनकम कम। तो नॉर्मल भी, अगर नॉर्मल प्राइस पे भी अगर फूड ग्रेन मिल रहे तो वो भी महंगे मिल रहे, लेकिन अभी नॉर्मल प्राइस पे कहाँ मिल रहे थे? अभी तो और महंगे हो गए थे, एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस नहीं होने की वजह से। तो लोगों के हाल बहुत गरीब, बुरे हो गए, और जो भी थोड़े बहुत लोगों ने पैसे बचाए थे, वो पैसे भी कम पड़ने लगे सिर्फ बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए। और ये बड़ी ही एक्सप्लोसिव सिचुएशन होती है, चाहे वो मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, या डेमोक्रेसी हो। जब किसी भी देश के लोग अपनी बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर पाते, तो उनकी उम्मीद होती है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे, और गवर्नमेंट भी अगर ना कर पाए, तो ऐसे देश में फिर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन डेवलप होती है। अब हम यहाँ देखेंगे एग्जैक्टली फ्रांस में क्या हुआ। समवेयर अर्लियर हमने देखा है ड्यूक ऑफ मैटरनिच, याद है ना? ड्यूक ऑफ मैटरनिच, पर्शिया का प्राइम मिनिस्टर टाइप। तो ड्यूक ऑफ मैटरनिच ने एक बार कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप गेट्स कोल्ड। अगर फ्रांस छींक देना तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। इतना इन्फ्लुएंस है पूरे यूरोप पे फ्रांस का। अगर फ्रांस में कुछ हो जाए तो उसके रिपरकेशंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, या उसके आफ्टर इफेक्ट्स पूरे यूरोप में देखने को मिलते हैं। अब फ्रांस में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रांस में? वी आर टॉकिंग अबाउट 1848। अब जो भी 1848 में हुआ ना, सिमिलरली फ्रांस में हुआ था 1789 में। 1789 का पार्ट 2, दैट इज 1848। क्या हुआ था 1789 में? हम लास्ट ईयर देख चुके हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगेन सबसिस्टेंस क्राइसिस because of low agricultural produce, maybe because of failure of the rainfall, maybe because of extreme winter, but the result was the same. Production of food grain was much less than required in the country. As a result of this, there was a high demand for food and extremely less supply of food. Low supply, less supply, high demand. The obvious answer is increasing prices of food grain. लोग काम ढूंढ रहे थे, हमें कोई काम दे दो ताकि हम अनाज खरीद पाए। काम भी अवेलेबल नहीं था, मार्केट में किसी को जॉब नहीं मिल रही थी, अनाज भी पैदावार नहीं हो रही थी। शहरों में आने वाले लोग अब वापस गांव में जाएंगे नहीं, बिकॉज गांव से वो सब कुछ छोड़ के आ चुके थे। शहरों में खाने की अच्छी जिंदगी की उम्मीद में शहर में अच्छी जिंदगी मिल नहीं रही थी, और लगा था कि जॉब मिलेगी, जॉब भी नहीं मिल रही, बेरोजगार बहुत ज्यादा बढ़ गए। फिर लोगों ने रोजगार के लिए, तो यहाँ डोंट गो ऑन दिस इमेज, ये मॉडर्न फ्रांस की इमेज है। उस समय लोगों ने राजा से उम्मीद लगा दी कि राजा हमारे लिए कुछ करे। लोग सड़कों पे आ गए, रैलीज निकालने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, राजा के महल के पास आने लगे कि राजा हमारे लिए कुछ करे। लेकिन जैसे ही लोग राजा के महल के पास आने लगे, राजा के महल को घेर लिया गया सिक्योरिटी के द्वारा, पूरी बैरिकेडिंग लगा दी। बैरिकेडिंग पता है ना क्या होता है? जैसे भी दिल्ली में फार्मर प्रोटेस्ट, आज आज निकल भारत बंद था, फार्मर्स ने भारत बंद बुलाया था कल, तो वहां पे दिल्ली में सारी जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई थी कि एक पर्टिकुलर एरिया से फार्मर्स ना जा पाए। तो राजा के महल के आगे बैरिकेडिंग लगा दी गई। लोग राजा से हेल्प मांगने जा रहे हैं, और राजा अपने महल के आसपास बैरिकेडिंग लगा रहा है। मतलब राजा अपने जनता से, प्रजा से मिलने को भी तैयार नहीं है। इससे लोग और ज्यादा नाराज होंगे, लोग बहुत नाराज हो गए। अब हालात बिगड़ गई, राजा को अपनी जान खतरे में लगी। राजा फ्रांस छोड़ के भाग गया चुपके से। अब आपको ये लगेगा, जब ये राजा फ्रांस छोड़ के भाग रहा है तो उसने कपड़े ऐसे क्यों पहना है? ऐसा कुछ था हिस्ट्री में, कुछ अपने टेक्स्ट बुक में ना कुछ दिया हुआ है, ना मुझे रिसर्च में कुछ ऐसा मिला, पर मुझे लगा कि अगर मेरा पर्सनल, ये मेरा सब्जेक्टिव परसेप्शन है, कि जब राजा को लगा कि मुझे फ्रांस छोड़ के भागना है, वो पूरे अपने गाड़ी में बैठ के अपने फैमिली के साथ अपनी प्रॉपर्टी लेके
नहीं जाएगा, वो छुपके से, चोरी चुपके से भागेगा। तो राजा समझ लो कि राजा भेष बदल के भाग रहा है और उसके महल के कर्मचारी उसको विडॉक कर रहे हैं, कुछ ऐसा। ये इट्स अ क्रिएटिव इमेजिनेशन, ऐसा कुछ नहीं, हिस्ट्री से लेना देना नहीं है इसका। एंड हु वाज द किंग एट द टाइम? द किंग वाज लुई फिलिप, जो फ्रांस छोड़ के भाग गया। ऑब्वियसली सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी? नेशनल असेंबली के हाथ में आ जाएगी। नेशनल असेंबली ने क्या किया? कुछ अच्छे डिसीजन लिए, इन्होंने वापस दोबारा फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, एग्जैक्टली एज इट वाज डन इन 1789। अगेन फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक। बहुत अच्छी चीज, सारे मैन को वोटिंग राइट्स मिल गई अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज। अब आप बोलोगे सर सिर्फ मैन को मिली, वुमेन को नहीं मिली, तो मैं इसको अच्छी बात क्यों बोल रहा हूँ? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पहले वोटिंग राइट्स किसको था? ओनली मैन हु पेड टैक्सेस इक्वल टू 3 days वेजेस ऑफ अ लेबरर। सिर्फ पैसे वाले अमीर पुरुषों को वोटिंग राइट्स था। अभी इन्होंने सारे पुरुषों को वोटिंग राइट्स दे दिया। देयर इज समथिंग पॉजिटिव। क्या पता कल फीमेल को भी वोटिंग राइट दे दे। सो आई सेड दैट वाज अ गुड डिसीजन। ऑब्वियसली इट वाज नॉट परफेक्ट, वुमेन आल्सो डिजर्व राइट टू वोट। ग्रांटेड राइट टू वर्क, सबको काम करने का अधिकार दे दिया, सब काम करे। जिसको काम नहीं मिलेगा, जो काम नहीं ढूंढ पाएगा, तो उनको सरकार काम देगी। सरकार वर्कशॉप खोलेगी, मतलब काइंड ऑफ सरकारी फैक्ट्री खोलेगी, जैसे कि रोड बनाना, वेल बनाना, टैंक्स बनाना गाँव में इरिगेशन के लिए, मतलब जो लोगों को बेसिक चीजें चाहिए। आज हमने इकोनॉमिक्स में देखा ना, बेसिक सर्विसेज वो गवर्नमेंट करेगी और वहां पे लोगों को रोजगार देगी। अभी हम जो इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसमें हम देखने वाले नरेगा, नेशनल मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा 2005, मनरेगा बोलते हैं उसको। ये वैसी स्कीम जो आज भी हमारे इंडिया में चल रही है, कुछ इससे मिलता जुलता फ्रांस में चालू कर दिया गया। या तो आप आपका काम करो, और जनता को काम नहीं मिलता है तो सरकार, दैट इज नेशनल असेंबली, कुछ प्रोजेक्ट हाथ में लेगी और वहां पे जनता को उसमें रोजगार देंगे और पैसा देंगे। दैट इज राइट टू वर्क। अब एक थोड़ा सा 18 जो भी अब तक हमने देखे, उसका एक केस स्टडी भी देख लेते हैं। क्या हुआ था? ये हुआ था सिलेसिया में, समवेयर यहाँ पे। ये सिलेसिया प्रोविंस पड़ता है, तो काफी जूम करना पड़ेगा, ये इमेज है इसलिए हम जूम नहीं कर सकते। यूरोप के सिलेसिया में क्या हुआ था? यहाँ पे एक सिस्टम था। क्या सिस्टम था? यहाँ पे एक सिस्टम था कि सपोज एक व्यापारी, बड़ा व्यापारी, ये गांव में जाता था और यहाँ पे किसानों को एडवांस देता था, एडवांस भी देता था और रॉ मटेरियल भी देता था। व्हाट इज रॉ मटेरियल एंड एडवांस? किस चीज का रॉ मटेरियल? किसी भी चीज का हो सकता है, पर ये हम यहाँ पे मोस्टली कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, ये उनको कॉटन देता था और बोलता था तुम इस कॉटन से फैब्रिक बनाओ, और इसके लिए वो पर मीटर 10 रुपए देगा। रॉ मटेरियल भी दे रहा है बंदा, और साथ में 2 रुपए भी दे रहा है, 2 रुपीज। अब बोल रहा इतने कॉटन से आप मुझे इतना फैब्रिक बना के दो, पर मीटर मैं आपको 10 रुपए दूंगा। तो 2 रुपए तो एडवांस, बचे हुए 8 रुपए मैं आपको बाद में दूंगा। सिस्टम समझ में आया क्या था? ये इनको क्या देता था? रॉ मटेरियल और एडवांस, अब बाद में बचे हुए बैलेंस अमाउंट, बकाया अमाउंट देके कपड़ा लेके आता और जो भी इसको मार्केट में बेचना, जहां बेचना वहां बेच देता था। ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन 1845 में हालात ज्यादा खराब हुए। कैसे खराब हुए? अनाज की पैदावार बहुत कम हो गई, सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गया, लोगों को रोजगार चाहिए, लोग काम ढूंढ रहे हैं। और ये व्यापारियों ने इस तरह के, ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है, जस्ट एग्जांपल, इस तरह के व्यापारियों ने लोगों, उसका जनता का फायदा उठाने की कोशिश की। कैसे फायदा उठाने की कोशिश की? इन्होंने रॉ मटेरियल दे दिए, थोड़ा सा एडवांस भी दे दिए, लेकिन बोले कि हम जो पहले 10 रुपए मीटर से खरीदते थे ना, अब हम वो 5 रुपए मीटर से खरीदेंगे या 4 रुपए मीटर से खरीदेंगे, और जो सबसे कम में हमको कपड़ा बना के देगा, बुन के देगा, हम उसी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे। सब महंगा, काइंड ऑफ बिडिंग सिस्टम, बोली लगाने की तरह। ऑलरेडी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग 10 रुपए में सर्वाइव नहीं कर पा रहे, लोगों को उम्मीद है कि 15 रुपए मिलेंगे। अरे व्यापारी बोल रहा है नहीं, मैं 10 नहीं दे सकता, मैं 5 दूंगा, 4 दूंगा या 6 दूंगा। कर इतने में पैसे में अगर तुम्हें मुझे फैब्रिक बना के देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। अब लोग बना के देना ही चाहेंगे, बिकॉज रोजी रोटी का संकट है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस है। लेकिन लोग चाहते नहीं थे ऐसा हो, लेकिन फिर भी मजबूरी में लोगों को करना पड़ा। वी वर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस कॉन्ट्रैक्टर। जब कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा कम कर दिए, अब हम कम पैसा देंगे, तो वीवर्स ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए। क्या मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये रॉ मटेरियल देते थे और थोड़ा सा एडवांस देते थे।
और जब उनको सामान बन के मिल जाएगा तब पूरा पेमेंट करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना पेमेंट बहुत ज्यादा कम कर दिया, ड्रास्टिकली कम कर दिया। अब आप इतना नहीं दे सकते, अब हम कम देंगे। तो क्या हुआ उसके बाद? अब ये हुआ मोस्टली फ्रांस में भी हुआ, पूरे यूरोप में हुआ ये। अब हम पेरिस का एग्जांपल देखेंगे। एक गांव था जहां पे 18,000 किसान, 18,000 किसान, कौन से, सॉरी नॉट नॉट वीवर्स, ये बहुत ज्यादा परेशान थे। इनकी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी, पैसे बहुत कम, अनाज बहुत महंगा, और साथ ही साथ जो पैसे मिलते थे वीविंग के वो भी बहुत कम हो गए। तो क्या हुआ? 4 जून 2 PM, 2 बजे 4 जून को ये सारे लोग कहाँ चले गए? पेरिस पहुंच गए। पेरिस में कहाँ पहुंच गए? अपने कॉन्ट्रैक्टर के घर के सामने। कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत अमीर लोग होते थे, ये लोग कॉन्ट्रैक्टर्स के घर के सामने पहुंच गए। किस चीज के लिए? ये डिमांड करने के लिए थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दीजिए। आपने जो 10 रुपए, ओरिजिनल 10 रुपए का प्राइस नहीं था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, आपने जो 10 को कम करके 5 कर दिया ना, वो बहुत कम हो गया, प्लीज 11-12 तो भी कर दीजिए। 10 भी कम है हमारे लिए। अच्छा 10 कम से कम जितना था उतना ही कर दीजिए। लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं माना, उल्टा कॉन्ट्रैक्टर ने इनको इंसल्ट किया, इनको गाली गलौज किया, डिसरिस्पेक्टफुल इनके साथ बात किया, इनको धमकी दिया पुलिस बुला लेगा, जेल में डलवा देगा, राजा से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह डराने की कोशिश किया। अब लोगों को लगा कि सिवाय भूख से मरने की अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर्स मान नहीं रहे हैं। ये 18,000 वीवर्स जिस कॉन्ट्रैक्टर के घर के सामने चले गए थे, उसमें से एक ग्रुप जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, वो घर में घुस गया, गेट तोड़ दिया होगा, दरवाजा तोड़ दिया, घर में घुस गया, स्मैश्ड दिस एलिगेंट विंडो पेन्स। विंडो पेन्स मतलब पता है ना, अगर ये सपोज ये विंडो है तो इसका पैनल होता है, और उस पैनल में कुछ कांच होते हैं, खुलते अंदर या बाहर होते हैं। इसको हम जिसको हम पैनल्स बोलते हैं, इसको विंडो पैनल, कांच रहे तो उसको विंडो पेन्स कहा जाता है, विद विदाउट भी। ये तोड़ दिए, उसके आलीशान जो महंगे वाले विंडो पेन्स थे वो तोड़ दिए, उनके फर्नीचर्स का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिए, उनके पोर्सिलेन तोड़ दिए। पोर्सिलेन मतलब क्या बोलेंगे उसको, है ना, डिनर सेट हम बोलते हैं ना इसको, डिनर सेट। एक चीनी मिट्टी के प्लेट्स, उसके कप्स, उसके सॉसर्स, उस तरह के जो खाने पीने की अच्छी महंगी महंगी चीजें होती है, वो सब भी तोड़ दिए गए। एक ग्रुप मतलब पूरा घर डिस्ट्रॉय कर दिए। और दूसरा जो ग्रुप था वो गोडाउन में घुस गया। अब इस कॉन्ट्रैक्टर के गोडाउन में क्या होगा? इसके डॉक्यूमेंट्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए। जो फैब्रिक रखा हुआ था, जो टेक्सटाइल रखा हुआ था, वो टेक्सटाइल लेके या तो जला दिए, तो फाड़ के बिल्कुल चिंदी चिंदी कर दी, उसको पूरी तरह तोड़ दिए। फैब्रिक मतलब उसका पूरा स्टॉक डिस्ट्रॉय कर दिए। और अपनी जान बचाने के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर को भागना पड़ा, और वो अपनी जान बचा के अपनी फैमिली के साथ भाग गया। लेकिन फिर भाग के कहा गया? दूसरे गांव में गया, और दूसरे गांव में जाके उसने शरण मांगी, प्लीज ये दूसरे वीवर्स मेरे जान के, मेरे मेरे फैमिली की जान के पीछे पड़े हुए, प्लीज हमें बचा लो। लेकिन वो गांव के लोग भी गरीब लोग थे, और वो भी समझते थे कि ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्टर है, फायदा उठाने वाला है गरीबों का। उन्होंने भी उसको शरण देने से मना कर दिया, शेल्टर देने से मना कर दिया। फिर वो और आगे भाग गया, दूसरे शहर में चला गया। वहां पे उसने अपने राजा से कंप्लेंट की, राजा ने आर्मी दी। 24 घंटे बाद वो बंदा वापस आर्मी के साथ अपने घर में वापस आया, और फिर वही हुआ, लड़ाई हुई पुलिस के बीच में, आर्मी वालों के बीच में, वीवर्स के बीच में, कुछ वीवर्स मारे गए, और इस तरह एक ट्रैजिक एंड हुआ स्टोरी का। समझ में आया किस तरह लाइफ मुश्किल हो चुकी थी इन लोगों की? ये सब वो चीजें हैं जो हमने देखे यहां से यहां तक। समझ में आया सबको जो हमने देखे? सो लेट मी एंड द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। Yes, sir. We'll have question answers.